हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी जोन में। देखिए गाइस, मैंने आप लोगों को साइंस का इससे पहले भी वीडियो प्रोवाइड करा है नोट्स फॉर्मेट में। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर देख पा रहे हैं, ये हमारा नोट्स का एक फॉर्मेट मैंने आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें हमने ऑलरेडी आपको कराया। जैसे कि हमने जीवधारियों का वर्गीकरण आपको बताया था, नोट्स फॉर्मेट पर वीडियो बनाया। लाइकेन, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, इस पर एक वीडियो ऑलरेडी मैंने बना दिया है। साथ ही साथ थैलोफाइटा, शैवाल कवक पर भी वीडियो ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है। बाकी ये जो टॉपिक्स आप देख रहे हैं, जैसे कि कोशिका है, ये पूरा नोट्स है 6 पेजेस का। साथ ही साथ कोशिका विभाजन पर अलग 4 पेजेस का नोट्स मैंने बना रखा है। पादप उत्तक पर 6 पेजेस का वीडियो है, मतलब नोट्स है पूरा अच्छे से डिजिटली वाइज। अनुवांशिकता का नोट्स मैंने आईपैड में बनाया था, पूरा डिजिटल, बहुत ही अच्छे तरीके से। इन सब पर वीडियोस आएंगे, ठीक है। और ये सभी नोट्स आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा, तो आप देख पाएंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने नोट्स बनाए। अगर आप वैसे भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो डेली बेसिस पर हम वीडियो यहाँ पर भी अपलोड करेंगे, तो आप वीडियोस देख सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो फिर आप हमारे एप्लीकेशन पर जा सकते हो। चलिए फिर इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करने वाले हैं कोशिका, जो कि आप हमारा ये जो टॉपिक देख पाएंगे, ठीक है। ये जो मैंने आपको यहाँ पे एक रेफरेंस दिया है, कोशिका के बारे में आज बात करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, इन सभी चीज़ों के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं कोशिका के बारे में, ये टॉपिक हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले इस पेज को मैं डिलीट करता हूँ और स्टार्ट करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। तो टॉपिक का नाम है कोशिका, और इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लेना, मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोशिका जो शब्द है वो एक तरह का लैटिन शब्द है, लैटिन भाषा से लिया गया सेल, जिसका शब्द का अर्थ होता है, यानी सेल शब्द का अर्थ होता है एक छोटा कमरा, ठीक है, छोटा कमरा। यह जीवन की मूल संरचनात्मक, क्रियात्मक और जैविक इकाई के रूप में मानी जाती है। जीवन की सबसे छोटी इकाई है कोशिका, ये पहला पॉइंट तो याद रखना ही रखना है। कई बार ये चीज़ पूछी जाती है, तो इसे अच्छे से याद रखिए। कोशिका की खोज किसने की थी, तो ध्यान रखेंगे कि सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक 1665 ईस्वी में इन्होंने कोशिका की खोज की थी। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये होगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका खोजा था वो एक तरह से मृत कोशिका की इन्होंने खोज की थी। अगर पूछ लिया जाए प्रश्न में कि मृत कोशिका की खोज या फिर सिर्फ और सिर्फ कोशिका की खोज किसने की थी, तो वहाँ पे तो हम रॉबर्ट हुक को टिक करेंगे ही करेंगे। लेकिन अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले किसने की थी, तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि लिविंग सेल सबसे पहले खोजा गया था ल्यूमेनहॉक के द्वारा 1674 ईस्वी में, ठीक है। तालाब के जल में स्वतंत्र रूप से जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किया था। कोशिका का अध्ययन से रिलेटेड कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, तो यहाँ पर मैंने मेंशन किया है कि साइटोलॉजी कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इन सभी को याद रखेगा। अब आता है कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन स्लाइडेन और स्वान ने किया था 1837-38 में। ये बहुत ज़्यादा वीवीआई पॉइंट रहने वाला है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, स्लाइडेन और स्वान ने। रुडोल्फ विरकोव थे, इन्होंने 1885 में कोशिका सिद्धांत को आगे बढ़ाया। इन्होंने बताया कि कोशिका विभाजन होती है तथा नई कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही बनती है। यानी हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप दिया। प्रश्न आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि कोशिका सिद्धांत को अंतिम रूप किसने दिया, कोशिका सिद्धांत के बारे में बेहतरीन तरीके से यानी अच्छे तरीके से व्याख्या किसने किया, तो वो आपको याद रखना है। 2 व्यक्तियों के नाम, मतलब एक व्यक्ति का नाम है रुडोल्फ विरकोव, ठीक है, रुडोल्फ विरकोव। इन्होंने स्लाइडेन और स्वान की परिकल्पना को संशोधित किया और कोशिका सिद्धांत को एक अंतिम रूप दिया। क्लियर है। नेक्स्ट क्या आता है कि कोशिका के सिद्धांत के अनुसार क्या क्या चीज़ें होती हैं। जैसे कि कहा जाता है कि सभी जीव एक या एक से अधिक कोशिकाओं के बने होते हैं, बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई के रूप में मानी जाती है, ठीक है। प्रत्येक कोशिका एक पूर्ववर्त कोशिका से ही उत्पन्न होती है, यानी जो नया कोशिका बनता है वो पुरानी कोशिकाओं से ही निर्मित होता है, ऐसा माना जाता है। साथ ही साथ एक चीज़ ये भी याद रखेंगे कि विषाणु जो होता है, यानी जो वायरस होते हैं, वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि पेपर में जब क्वेश्चन बनता है तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, या फिर कथन के रूप में आपसे क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो ये पॉइंट इंक्लूड किया जा सकता है वहाँ पर। तब ये चीज़ आपको याद रखना है कि जो विषाणु होते हैं वो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करते, ठीक है।
अब यहाँ पे 2-3 पॉइंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे छोटी कोशिका होता है जो कि जीवाणु माइकोप्लाज्मा, सबसे लंबी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्रिकी कोशिका, और सबसे बड़ी कोशिका होता है शुतुरमुर्ग के अंडे की कोशिका। तो ये 3 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एकदम वीवीआई है, याद रखना ही रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पे आता है हमारा कोशिका का नियंत्रण केंद्र। कोशिका के नियंत्रण केंद्र, हम लोग केंद्रक को जानते हैं, न्यूक्लियस को जानते हैं। जीव की सारी जैविक क्रियाएं किसके द्वारा नियंत्रित होती हैं? जीव द्रव्य के द्वारा, प्रोटोप्लाज्म इंग्लिश में कहते हैं। इसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे वीवीआई में मार्क करता हूँ, इसको याद रखिएगा। ठीक है, जीव की सारी जैविक क्रियाएं जो होती हैं वो जीव द्रव्य में यानी प्रोटोप्लाज्म में होता है, जिसका नामकरण पुरकिंजे ने किया था। जीवन का भौतिक आधार भी इसको कहा जाता है। ठीक है, जीवन का भौतिक आधार जीव द्रव्य को माना जाता है। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे। कोशिका में अनुवांशिक सामग्री यानी जेनेटिक मटेरियल्स मौजूद होता है, जिसे हम लोग केंद्रक कहते हैं। ठीक है, केंद्रक कहते हैं। कोशिका 2 प्रकार की होती है, जनरली हम जानते हैं, एक प्रोकैरियोटिक और एक यूकैरियोटिक होता है। प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं उसमें केंद्रक नहीं होता है, यहाँ पे मैंने कट किया, यानी केंद्रक इसमें नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक मौजूद होता है, यानी यहाँ पे टिक लगा है, यानी होता है। अब यहाँ पे सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं करना है, पेपर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं के बीच का जो मुख्य अंतर होता है वो आपको याद रखना ही रखना है। ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहले आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या क्या डिफरेंसेस होता है, वो आपको याद रखना है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, एक एक करके ध्यान में रखिए। अब यहाँ पे सबसे पहले की कोशिका भित्ति, तो देखिए एक तरफ आपका प्रोकैरियोटिक है, दूसरी तरफ यूकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। कौन चीज़? तो कोशिका भित्ति जो होता है वो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे यूकैरियोटिक में बात करें तो ये सेलुलोज की बनी होती है, एज इट इज़, इसे याद रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें, यानी प्रोकैरियोटिक में माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है, प्रेजेंट यहाँ पर होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, वो है राइबोसोम से रिलेटेड, कि प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में 80 इस प्रकार के होते हैं। ये चीज़ कई बार पूछा गया, तो इसे आप वीवीआई मान करके याद रखेंगे। ठीक है, केंद्रक झिल्ली इसमें नहीं होता है, केंद्रक झिल्ली यूकैरियोटिक में पाया जाता है। केंद्रक हमने ऊपर में बात किया था कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रक होता है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ज़्यादातर पूछा जाता है कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो प्रोकैरियोटिक में प्रोटीन, यानी प्रोकैरियोटिक प्रोटीन, याद रहेगा, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी होती है, जबकि यूकैरियोटिक में ये चीज़ें सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, याद रखने में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। जैसे यू यहाँ पे आप देख रहे हो, सेलुलोज में भी यू दिख रहा है, तो यहाँ से एक चीज़ तो क्लियर रहेगा, यूकैरियोटिक सेलुलोज याद रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया वाला चीज़ याद रखेंगे कि प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होता है, जबकि यूकैरियोटिक में ये चीज़ उपस्थित होता है, क्लियर रहेगा। राइबोसोम की बात करें तो ये 70 इस प्रकार का होता है, किसमें? प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में ये 80 इस प्रकार का होता है। ठीक है, केंद्रक इसमें नहीं होता है, यूकैरियोटिक में होता है। कोशिका विभाजन की बात करें तो प्रोकैरियोटिक में अर्धसूत्री प्रकार का होता है, और इसमें अर्धसूत्री या फिर समसूत्री प्रकार का होता है। प्रकाश संश्लेषण की बात करें तो इसमें थैलेकॉइड में होता है, और इसमें क्लोरोप्लास्ट में होता है। तो ये लास्ट वाला जो पॉइंट है वो थोड़ा सा कभी कभी पूछे जाने की चांसेस है, लेकिन ध्यान में तो आपको रखना ही रखना है, तो याद रखिएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात ये पीडीएफ की, तो ये पीडीएफ आप लोगों को हमारे एप्लीकेशन पर बिहार एसएससी सीजीएल के कोर्स में और साथ ही साथ बिहार एसआई के कोर्स में भी देखने को मिल जाएगा, साइंस वाले सेक्शन में, तो आप वहाँ से जा करके इसे डाउनलोड कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से किसकी बनी होती है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि कोशिका झिल्ली मुख्य रूप से लाइकोप्रोटीन की बनी होती है या फिर लिपोप्रोटीन यहाँ पे दिखा जाता है। तो लिपोप्रोटीन याद रखिए कि कोशिका झिल्ली लिपोप्रोटीन की बनी होती है। कोशिका झिल्ली की संरचना समझने के लिए द्रव मोज़ेक मॉडल, ये याद रखिएगा, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल किसने प्रस्तावित किया था? तो सिंगर और निकोलसन नामक दो वैज्ञानिक थे, इन्होंने दिया था। इस मॉडल को वर्तमान में सार्वभौमिक रूप से स्वीकार किया गया, मतलब पहले तो विवादित था, लेकिन सबसे ज़्यादा जो भी स्वीकार किया गया कोशिका झिल्ली को समझने के लिए जो मॉडल है वो द्रव मोज़ेक मॉडल है। ये प्रश्न आपसे
पूछा जा सकता है, तो इसे याद रखिएगा, ठीक है, द्रव मोज़ेक मॉडल। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि कोशिका के मुख्य जो भाग होते हैं जिन पर हम एक एक करके बात करने वाले हैं। सबसे पहले कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, लवक, इस तरह के ये जो भाग होते हैं उन पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति ये केवल और केवल पादप में पाया जाता है, पादप कोशिकाओं में ही कोशिका भित्ति मिलता है। ये सेलुलोज का बना होता है, यानी पादप में हमने कई बार ये भी चीज़ बात ही किया आपसे कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। कई बार मैंने आपको बताया, हमारी वीडियोज़ आपने देखा होगा तो हमने कई बार इसके बारे में बात किया होगा। कोशिका को निश्चित आकृति या फिर आकार बनाए रखने में सहायता करता है। ध्यान रखना है कि जीवाणु का कोशिका भित्ति पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है, पेप्टिडोग्लाइकेन का बना होता है। अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कोशिका झिल्ली। सबसे महत्वपूर्ण कार्य इसका होता है कि पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करना, यानी कोशिका झिल्ली में का मेन कार्य होता है कि इसमें पदार्थों के प्रवेश और निकास को नियंत्रित करता है। अर्धपारगमय झिल्ली होता है, ये लिपिड की बनी होती है, यानी कोशिका झिल्ली लिपिड की बनी होती है। ध्यान रखना है कि कोशिका झिल्ली प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है राइबोसोम, जिसमें हम सबसे पहला चीज़ तो ये याद रखना है कि इसे कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। क्यों कहते हैं आपको आगे समझ में आएगा। सबसे पहले ये याद रखिएगा राइबोसोम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे कोशिका के अंदर, कोशिका का एक अंग होता है राइबोसोम। सर्वप्रथम पादप कोशिका में रॉबिन्सन एवं ब्राउन ने 1953 में देखा था, और यही चीज़ जंतु कोशिका में भी सर्वप्रथम जी.ई. पैलेड ने उसी वर्ष यानी 1953 में ही देखा था। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाए, अगर पूछा जाए कि पादप में सबसे पहले किसने देखा, तो वो दो नाम याद रखना है, रॉबिन्सन और ब्राउन, राइट। और अगर आपसे पूछे कि जंतु कोशिका में सर्वप्रथम राइबोसोम को किसने देखा, तो जी.ई. पैलेड याद रखना है। तो ये दो नाम आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे दो तीन चीज़ें आती हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे राइबोसोम प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, प्रोटीन और आरएनए की बनी होती है, ये चीज़ याद रखेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे कि यह सबसे छोटी कोशिकांग है जिन्हें पैलेड ने सबसे पहले माइक्रोसोम कहा था। इन्होंने एक नाम दिया था माइक्रोसोम, बाद में इसको मतलब कहा गया राइबोसोम, लेकिन इसे माइक्रोसोम नाम दिया था किसने, तो पैलेड ने नाम दिया था। पैलेड जो कि इन्होंने जंतु कोशिका में सबसे पहले इन्होंने देखा था, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में 70 एस प्रकार का राइबोसोम हमने ऊपर में भी देखा था, और यूकैरियोटिक में 80 एस प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। एकदम वीवीआई पॉइंट है, इसलिए मैंने यहाँ पर भी इस चीज़ को इंक्लूड किया हुआ है, तो इसे याद रखना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में ये भाग लेता है। अगर राइबोसोम की अनुपस्थिति हो, कई बार आपने एमसीक्यू में लगाया हुआ ये चीज़ कि अगर कोशिका में राइबोसोम अनुपस्थित हो तो क्या होगा, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि प्रोटीन संश्लेषण नहीं होता है। तो ये यही कार्य करता है, राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में भाग लेना, और इसे इसलिए ही कोशिका का प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है। तो ये एकदम वीवीआई पॉइंट बन जाएगा। ये mRNA से प्रोटीन बनाने में सहायक होता है। देखिए ये पॉइंट आजकल एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अभी हाल फिलहाल में मैंने किसी प्रीवियस पेपर में ही देखा था कि mRNA यानी जो राइबोसोम होता है वो किसको बनाने में सहायक होता है, तो ऑप्शन में आपको देखने को मिलेगा mRNA से प्रोटीन बनाने में ये सहायक होता है। ये चीज़ याद रखेंगे, ठीक है। अब इसके बाद अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, और जो हमारा लवक होता है जिसमें हम लोग अवर्णी लवक, वर्णी लवक, अलग अलग चीज़ें पढ़ते हैं, तो वो एक अलग वीडियो में हम देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रह सकते हैं। रेगुलर हमारे चैनल पर इस तरह की वीडियो आपको देखने को मिलेगी। और साइंस का जो PDF मैंने आपको बताया, वो PDF आपको हमारे एप्लीकेशन पर अलग अलग कोर्सेज़ में देखने को मिल जाएगा। जिस कोर्स की रिक्वायरमेंट आपको है, आप उस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।